नमस्कार, मैं हूं रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मामलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम कॉपीराइट से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। कॉपीराइट बौद्धिक संपदा से जुड़ा मामला है। कॉपीराइट कानून महत्वपूर्ण कानून है जो आपके मौलिक कार्य को सुरक्षा का आश्वासन ही नहीं, अधिकार भी देता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और जब वो लोगों में पॉपुलर हो जाता है, ठीक तभी उसी नाम से कोई दूसरा आपकी कॉपी करना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन होता है कि असली मालिक कौन है और नकली कौन। इसके अलावा आपके कार्य की मौलिकता भी नष्ट हो जाती है, काम की चोरी होती है। जाहिर तौर पर ऐसे में भारी नुकसान होता है। सवाल उठता है कि इससे बचने के क्या उपाय हैं, तो उसका जवाब है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब यही है कि ओरिजिनल काम की कोई कॉपी नहीं कर सकेगा और उस पर आपका हक बना रहेगा, उसकी मौलिकता बनी रहेगी। कॉपीराइट के अंतर्गत फिल्म और साहित्य से जुड़े काम तो आते ही हैं, साथ ही साथ लेखन, साउंड रिकॉर्डिंग, बिजनेस, स्टार्टअप इत्यादि में भी अलग अलग स्तर पर शामिल है। कॉपीराइट किसी भी लेखन संबंधी कार्य, म्यूजिक संबंधी कार्य, पेंटिंग, फोटोग्राफी, कलाकृति यानी आर्ट से रिलेटेड काम, कुछ प्रकाशित करने वाला, देखने वाला कंटेंट हो, उसका काम मूवी, फिल्म और टीवी के लिए भी शामिल होता है। इसी कॉपीराइट में टीवी और रेडियो का ब्रॉडकास्ट भी शामिल है। आज देश में कॉपीराइट कानून है जो मौलिकता के अधिकार की सुरक्षा करता है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार से जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ आरपी यादव जी। आप पेटेंट अटॉर्नी हैं और यादव जी से हम यहाँ पर कुछ सवाल पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहला हमारा सवाल यहाँ पर यही है कि कॉपीराइट एक्ट क्यों बनाया गया? तो सवाल को हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और कानूनी सहायता के लिए डायल करें। कॉपीराइट से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं इस वक्त, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। सर, पहला सवाल आपसे यही कि कॉपीराइट एक्ट जो है वो बनाया गया, क्या आवश्यकता इसकी पड़ी? जी, देखिए, ऐसा है कि हम सब लोग ये जानते हैं कि हमारे पूर्वज फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, आपने देखा होगा कि कभी तो पत्ते पे लिख दिया करते थे, तो कभी कहीं लिख दिया करते थे, तो कभी कहीं लिख दिया करते थे। उस जमाने में प्रिंटिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हुआ करती थी और उस जमाने में लोग इतने इतने ईमानदार होते थे कि जिसने जो लिख दिया वो कभी दूसरा कभी अपना हक नहीं जमाता था। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जब एग्जिस्टेंस में आई, तो उस वक्त ये हुआ कि मान लीजिए आपने कोई कॉपीराइट लिखी, कोई किताब लिखी और दूसरे ने उसे कॉपी कर ली, क्योंकि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अब अवेलेबल है। तो ये कॉपीइंग को बचाने के लिए, किसी दूसरे के वर्क को रिप्रोडक्शन करने से बचाने के लिए कॉपीराइट एक्ट को लाया गया। हमारे यहाँ पहले द इंडियन कॉपीराइट एक्ट लागू हुआ, पास हुआ पार्लियामेंट से 1914 में, और वो भी बेस्ड था यूके कॉपीराइट एक्ट के ऊपर, क्योंकि आपको पता ही है हमें तो बहुत दिनों तक ब्रिटिशर्स ने रूल किया और हमारे ज्यादातर लॉज बने इंडिया में, वो ज्यादातर बोरो किए गए यूके के। तो कॉपीराइट एक्ट की बेस्ड ऑन देयर एक्ट विच वाज पास्ड इन 1911 एंड यूके, 1911 में यूके ने अपना कॉपीराइट एक्ट बनाया, उसी को हमने बेस रखते हुए अपने यहाँ 1914 में कॉपीराइट एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट से। फिर उसमें टाइम को देखते हुए जैसे जैसे होते गए एक अमेंडमेंट लाया गया और 1957 में ये हमारा फाइनल एक्ट बना, जिसको इंडियन कॉपीराइट एक्ट बोला गया।
जी, मैं आपसे अगला सवाल करूंगी, लेकिन एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि आज हम कॉपीराइट को लेकर यहां पर बात कर रहे हैं, और अगर ऐसे में आपके जहन में भी कोई भी सवाल है तो आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कॉपीराइट से जुड़ा कोई भी सवाल कर सकते हैं। सर, अगला सवाल यहां पर यह है कि कॉपीराइट कानून के 3 तत्व माने जाते हैं, वो क्या कुछ हैं? जी, देखिए, कॉपीराइट एस्टेब्लिश करने के लिए जो 3 बेसिक चीजें हैं वो हैं ओरिजिनल, मतलब ये चीज जो आपने बनाई वो ओरिजिनल है या नहीं। दूसरा जो एलिमेंट है वो है क्रिएटिविटी, कि उस ओरिजिनल वर्क में कितनी क्रिएटिविटी, कितना आपका योगदान है, कितना आपने नए तरीके से उसे क्रिएटिव तरीके से लिखा है। और जो तीसरी चीज है वो एक्सप्रेशन ऑफ दैट क्रिएटिविटी इन द फॉर्म ऑफ टेंजिबल वर्क, मतलब आपको उसने एक्सप्रेस कैसे किया, आपने उसे कैसे एक्सप्रेस किया। ये 3 जो चीजें हैं वो बहुत जरूरी चीजें हैं कॉपीराइट को एस्टेब्लिश करने। जी सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कॉपीराइट के बारे में ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता है कि इसका उल्लंघन किस तरीके से होता है, तो इसके बारे में भी विस्तार से बताएं कि कॉपीराइट का उल्लंघन किस तरीके से होता है। जी, देखिए, कॉपीराइट की जो बेसिक डेफिनेशन वो है राइट टू कॉपी, मतलब वो राइट किसको है किसी वर्क को कॉपी करने, और वो राइट एज पर कॉपीराइट एक्ट सिर्फ उसी आदमी को है जिसने वो वर्क तैयार किया। दैट मे बी ए लिटरेरी वर्क, दैट मे बी ए आर्टिस्टिक वर्क, वो ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, मूवी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको रिप्रोड्यूस करने का या उसे कॉपी करने का राइट जो है वो ओरिजिनल क्रिएटर को होता है, ओरिजिनल ऑथर को होता है। अब इसको अगर कोई कॉपी करे विदाउट परमिशन फ्रॉम द ओरिजिनल क्रिएटर और राइटर, देन इट अमाउंट्स टू बी ए इंफ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपी। और इसके लिए ये इंफ्रिंजमेंट ना हो, उसी के लिए कॉपीराइट एक्ट आया। और कॉपीराइट एक्ट के तहत जब आप अपना कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको ये राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है कि आप इसके मालिक हैं और आप ही इसको रिप्रोड्यूस या कॉपी कर सकते हैं, आपके अलावा कोई कर सकता है। और ये राइट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है कि आप अगर कोई आपके वर्क को कॉपी कर रहा है अनऑथराइजली तो आप उसे रोक सकते हैं। ये बातें जो है वो कॉपीराइट एक्ट आती हैं। इसके लिए कॉपीराइट एक्ट के तहत दोनों तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, क्रिमिनल रेमेडी एज वेल एज सिविल रेमेडी। दोनों रेमेडी कॉपीराइट एक्ट में मिलती है। सेक्शन 55 जो कॉपीराइट एक्ट का है वो ये कहता है कि आप जो है इन्फ्रिंजर को सू कर सकते हैं, कहीं भी किसी थाने में जाके सू कर सकते हैं, और थानेदार को सिविल कोर्ट में जाके सू कर सकते हैं, और वहां फिर ये केस चलता है जैसे कि आपके सिविल सूट चलते हैं, और सारे वही प्रोविजन यहाँ एप्लीकेबल होते हैं जो सिविल सूट को करने में होते हैं। आप इंजंक्शन ऑर्डर को मांग सकते हैं, आपको स्टे ऑर्डर मिल सकता है, और जो इन्फ्रिंज्ड कॉपी है जो इन्फ्रिंजर के यहाँ मिलेगी वहां पे आप जाके रीट डाल सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इस केस में भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दूं तो रामेश्वरी कोर्ट ऑफ अपियर, जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी का केस भी कहते हैं जी, ये केस अभी पिछले सालों लाइमलाइट में आया था, जिसमें कुछ प्रोफेसर्स ने मिलकर एक स्टडी मटेरियल बनाया था और रामेश्वरी कॉपी को स्टडी मटेरियल कंपाइल करके दिया था कि आप इसको कॉपी कर दीजिए जिससे बच्चे लोग इसको खरीद पाए। और उस केस में आप देखेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, टेलर एंड फ्रांस ने एक लीगल सूट फाइल किया रामेश्वरी कॉपी के खिलाफ, और वो सूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चल के हाई कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट से चल के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जी, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इट इज नॉट येट ए डेवलप्ड कंट्री,
और क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ के स्टूडेंट, क्योंकि वो जो किताबें थी वो हजारों हजारों, कोई 5,000 की किताब है, 10,000 की किताब है, कोई 25,000 की किताब है, तो उस मटेरियल को ये कहा गया। अल्टीमेटली उन्होंने सूट फाइल किया था, जैसे यूनिवर्सिटी थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उन लोगों ने उस विड्रॉ किया था, ये मानते हुए कि सब इंडियन कंडीशंस में इंडियन स्टूडेंट इन किताबों को नहीं खरीद सकते। लेकिन एज पर लॉ उन्होंने वो सूट फाइल किया था, जो कि अवेलेबल है, ये रेमेडी कॉपीराइट एक्ट के अवेलेबल है। जी, तो कॉपीराइट से जुड़ी जो कानूनी जानकारी है वो आरपी यादव जी यहाँ पर दे रहे हैं, और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर आप भी कॉल कर सकते हैं और कॉपीराइट से संबंधित कोई भी सवाल आप आरपी यादव जी से पूछ सकते हैं। सर, अभी जैसा कि अभी आपने पुस्तकों को लेकर यहाँ पर बात की, तो एक और मन में अहम सवाल है कि अगर किसी की बौद्धिक संपत्ति जैसे कि पुस्तक हो गई या फिर स्क्रिप्ट है, अगर कोई उसकी चोरी करता है तो क्या किया जाए और कैसे शिकायत जो है वो लिखाई जा सकती है, इस संदर्भ में कॉपीराइट अधिनियम के बारे में भी बताएं। जी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था जी, कि कॉपीराइट एक्ट दोनों तरह की रेमेडी प्रोवाइड कराता है। वो सिविल रेमेडी होती है, वो क्रिमिनल रेमेडी। जैसा कि मैंने बताया था, सेक्शन 55 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट में ये प्रोविजन है कि आप कॉपीराइट इन्फ्रिंजर के खिलाफ सिविल सूट फाइल कर सकते हैं और इंजंक्शन मांग सकते हैं। इसी तरह से सेक्शन 63 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट में यह प्रावधान है कि आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, साहब फला आदमी मेरे कॉपीराइट को इन्फ्रिंज कर रहा है। और कॉपीराइट इन्फ्रिंज का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल वर्क को रिप्रोड्यूस कर रहा है, कॉपी कर रहा है विदाउट द परमिशन ऑफ द ओरिजिनल ऑथर और ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ द वर्क। अब मैं एक एग्जाम्पल अगर आपको, अच्छा हाँ, इसमें जो 63 सेक्शन 63 कॉपीराइट के एक्ट जो है वो क्रिमिनल एक्ट वाला, उसमें आप देखेंगे तो 6 महीने से 36 महीने तक का कारावास हो सकता है। और इसमें प्रावधान पेनल्टी का भी है, जो 50,000 से 2 लाख रुपए तक। और यही चीज अगर कॉपीराइट इन्फ्रिंजर दोबारा पकड़ा जाए, दोबारा वो ऐसा काम करे, तो उस केस में 1 साल से लगा के 3 साल तक की जो है वो कारावास हो। सर फिलहाल मैं आपको रोकना यहाँ पर चाहूंगी। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ दीपक रस्तोगी हैं गाजियाबाद से। दीपक जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं आरपी यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर गाने का जो है हमारा क्रिएटिव वर्क है गाने का, तो उसको कॉपीराइट हम कैसे ले सकते हैं, और उसको डिजिटल भी अगर चैनल्स यूट्यूब या डिजिटली प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करना हो तो उसके लिए क्या उसकी प्रोसेस रहता है तो कॉपीराइट का? जी देखिए, जहां तक गाने का सवाल है, तो गाने का आप ऑडियो बनाते हैं, गाने का आप वीडियो भी बना सकते हैं। तो ऑडियो और वीडियो को सबसे पहले जो आपने सीडी बनाई या आपने कैसेट बनाया जिसमें वो रिकॉर्डेड है, उसको आप कॉपीराइट ऑफिस में जाके रजिस्टर कराएं। देखिए, जो कानून है वो ये है कि कहीं भी कोई भी सिविल सूट या किसी भी तरह का मुकदमा आप तभी दायर कर सकते हैं जब आप ये एस्टेब्लिश कर पाए कि मैं इस वर्क का लीगल ऑनर हूं। और लीगल ऑनरशिप के लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, मतलब आपको पर्टिकुलर ऑफिस में जाके वहां रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो सवाल का जो आंसर दे रहा हूं मैं वो ये है कि सबसे पहले आप रिकॉर्ड करें, और जो आपने रिकॉर्ड किया, कैसेट बनाया या सीडी बनाई या आजकल पेन ड्राइव में आने लगा, तो उसको आप कॉपीराइट ऑफिस में जाके रजिस्टर कराएं, और रजिस्टर कराने के बाद ही आप उसे पब्लिश करें। तो इस तरह से आप अपने राइट को बचा सकते हैं। आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन, और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरपी यादव जी, जो कि लगातार हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से कॉपीराइट होता है, क्यों होता है और ऐसी सिचुएशन में क्या कुछ कर सकते हैं। तो आपको भी अगर कॉपीराइट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना है, आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है, तो आप लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रही हैं उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सर, एक और मेरे मन में अभी यहाँ पर सवाल आया है कि अगर पुस्तक कहानी पर फिल्म बने तो क्या लेखक को रॉयल्टी मिलनी चाहिए? किस हिसाब से रॉयल्टी का निर्धारण होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और रॉयल्टी मिलती है, ये प्रोविजन है कॉपीराइट एक्ट। जहां तक रॉयल्टी निर्धारण का सवाल है, तो उस तरह की जो है
अपने यहाँ सोसाइटीज बनी हुई हैं जो पिक्चर के लिए, गानों के लिए, ऑडियो वीडियो के लिए अलग अलग सोसाइटी बनी हुई हैं। वो निर्धारण करती हैं कि किस प्रोड्यूसर को, किस वर्क के ऑनर को कितना क्या मिलना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे अगर किसी तरह का कोई मुकदमा है, कोई आपस में झगड़ा है, तो वो कॉपीराइट बोर्ड के थ्रू वो सुलझाया जाता है। जहां तक पुस्तक की स्क्रिप्ट का सवाल है कॉपी करने का, तो मैं आपको बताऊं, ये केस है ज्योति कपूर वर्सेस कोहली साहब, और उसमें मिसेस ज्योति कपूर जो राइटर हैं बुक के ऊपर उन्होंने किताब, और उसमें कुणाल जो प्रोड्यूसर थे एक मूवी के जिसका नाम था फिर से, उसमें उन्होंने उसे स्क्रिप्ट को कॉपी कर लिया ज्योति कपूर जी को, और उन्होंने सिविल सूट फाइल किया, और उसमें ये डिसाइड हुआ कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि ज्योति कपूर का जो स्क्रिप्ट है चोरी हुआ है, और कुणाल कोहली साहब को 25 लाख रुपए का जुर्माना मैडम को देना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने एक प्रेयर ये भी दी थी कि ये मुझे रिकॉग्नाइज भी करेंगे जब इनकी पिक्चर चलती है, मूवी चलती है फिर से, तो सबसे पहले मेरा रिकॉग्निशन होना चाहिए वहां पे, ये एक्नॉलेज करना चाहिए इनको, ये जो पिक्चर बनी है वो मिसेस ज्योति कपूर के नोवेल या किताब पर बनाई गई। बिल्कुल, अभी जैसे ज्योति जी का आपने यहाँ पर मामला उठाया, तो उससे जुड़ा हुआ सवाल मेरे मन में था ही कि अगर फिल्म की कहानी, चोरी का मामला अक्सर जो है हम देखते हैं कि वो कोर्ट में पहुंचते हैं कि फिल्म की कहानी जो है वो पूरी की पूरी चोरी हो गई है, तो किसने किसकी कहानी चोरी की है ये सिद्ध कैसे होता है? जी देखिए, ये सिद्ध ऐसे होता है कि आजकल आपने देखा होगा प्लैगियरिज्म का एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर अवेलेबल। अगर आपके यहाँ जैसे रिसर्चर्स जो यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते हैं वो थीसिस लिखते हैं, और उन थीसिस को कैसे जाना जाए, इसमें कोई पुरानी थीसिस तो नहीं लिखी गई, उसी को तो नहीं कॉपी कर दिया गया। तो एक तो वो साधन है कि आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ये पता करें, और वो सॉफ्टवेयर इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि वो ये बता देता है कि फला लाइन फला किताब से ली गई। नंबर एक। नंबर दो, जहां तक पिक्चर की बात है, वहां तो जो इस लाइन में हैं लोग जो पिक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो नोवेल राइटर हैं, वो सबको पता होता है, सबने पढ़ा होता है, और वो पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है जिसकी कॉपी, जिसका स्क्रिप्ट चोरी हुआ वही उसे पता कर पाए, बहुत और लोग भी हैं ये पता कर लेते हैं, और अल्टीमेटली वो बात जो ऑनर ऑफ द कॉपीराइट है उसके पास पहुंचती है, और वो इस क्वेश्चन को रेज कर। इसका कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है मालूम करने का, ये तो सिर्फ कॉमन सेंस की बात है। जिसने वो नोवेल पढ़ा हो और जिसने वो पिक्चर देखी हो उसे पता लग जाता है। जी, ये तो यहाँ पर फिल्मों की बात हुई, और हम सभी गाने जो हैं वो जरूर सुनते हैं, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, और जो गाने रेडियो, स्टेज शो या फिर रेस्तरां में बजाए जाते हैं, क्या सर उन पर भी रॉयल्टी जो है वो आयोजकों को देनी पड़ती है? बिल्कुल देनी पड़ती है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो हम बैकग्राउंड में म्यूजिक देखते हैं रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में, वहां बिल्कुल उनको रॉयल्टी देनी पड़ती है। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया गया था, सॉन्ग सोसाइटी अलग है, पिक्चर को देखने वाली सोसाइटी अलग है। तो ये सोसाइटीज हैं, उनसे वो जो रेस्टोरेंट ऑनर है, जो होटल ऑनर्स हैं, वो बाकायदा लाइसेंस देते हैं और रॉयल्टी पे करते। जी, और अगर हम यहाँ पर बात करें अधिनियम को लेकर, क्योंकि भारतीय कॉपीराइट अधिनियम जो है वो 1957 के तहत कॉपीराइट की रक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए बनाया गया था, तो इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएं। जी मैम, मैंने जैसे कि आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 2014 में पहला हमारा एक्ट बना था, द इंडियन कॉपीराइट एक्ट, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ने पास किया था। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होते चले गए, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली गई, नए नए सवाल आगे पैदा होते चले गए, तो फिर हमारा वो पुराना जो एक्ट था उसको बदला गया, अमेंड किया गया, और 1957 में ये एक्ट जो है फाइनल रूप से आया विद अमेंडमेंट्स एज रिक्वायर्ड ड्यू टू उस डेज। और अगर आप देखें 2021 में भी कॉपीराइट एक्ट को अमेंड किया गया है, और 2023 में भी, अभी 2022 में भी कुछ एक
अमेंडमेंट जो प्रपोज किया गया है, अभी तो हुआ नहीं है, होने वाला है। तो इस तरह से ये कॉपीराइट एक्ट जो है अपना काम करता है और इस तरह से एग्जिस्टेंस में आया। जी, नए नए सवालों की आपने यहाँ पर बात की, तो कई सवाल जो हैं, क्योंकि आपको सुनते सुनते ही मेरे मन में आ रहे हैं सर। यहाँ पर अगर कॉपीराइट क्लेम लग जाता है तो हम उसको कैसे हटा सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है पूरा? जी देखिए, जहां तक कॉपीराइट क्लेम की बात, तो कॉपीराइट क्लेम करता कौन? ओरिजिनल ऑनर ऑफ द कॉपी, वो ये क्लेम करता है कोर्ट में कि साहब फला आदमी ने मेरे स्क्रिप्ट को चोरी किया है, मेरे नोवेल को चोरी किया है, मेरी कहानी को चोरी किया है, या मेरे सॉफ्टवेयर को चोरी किया है, या मेरा गाना चोरी। जी, तो इस तरह का क्लेम ओरिजिनल ऑनर जो है वो ये डालता है कि साहब फला आदमी ने ऐसा किया है, और वो एक कानूनी कार्रवाई है जो होती है। जहां तक उसको हटाने का सवाल है, तो देखिए क्लेम हटाने के सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है जी, और वो रास्ता है कि आप ये प्रूव करें कि साहब मैंने ये कॉपी नहीं किया है, मैंने ये रिप्रोड्यूस नहीं किया है। जब तक आप ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे एज पर लॉ, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, आप दोषी ठहराए जाएंगे। आपको कारावास भी हो सकता है, आपको फाइन भी देना पड़ता है। जी, आरपी यादव जी, मन में तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर हैं, लेकिन समय का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। फिलहाल समय का अभाव है, लेकिन जितनी भी आपने कॉपीराइट मामले से जुड़ी हुई जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।